सबसे पहले अ, आज हम थोड़ा सा मैं आपको वाइट पेज के ऊपर वाइट स्क्रीन के ऊपर बता दूं कि हमारे टॉपिक्स क्या होंगे अगले। और अगले जो हमारे सेशंस होंगे वो उनका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा। तो हम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगले जो हम अगले 7 से 8 सेशंस जो हमारे होंगे उनमें हम क्या कुछ सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो फॉरेक्स का नॉलेज है, बेसिक फॉरेक्स नॉलेज, वो दो तरह का है। पहला जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, टेक्निकल नॉलेज। और दूसरा जिसे हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं, फंडामेंटल नॉलेज। ये दो तरह के नॉलेज हैं जो सीखने बहुत जरूरी होते हैं फॉरेक्स में। ठीक है। तो अच्छा, फंडामेंटल नॉलेज जो है इसको हम ये सिंपल है, इसको कहते हैं न्यूज का नॉलेज। न्यूज नॉलेज, खबरों का जो नॉलेज होता है। तो ये आगे हम सीखेंगे, अगले एक आधा सेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे। असल हमारा जो फोकस होगा वो इस टेक्निकल नॉलेज के ऊपर होगा। तो टेक्निकल नॉलेज जो है इसमें कौन कौन सी चीजें हम सीखेंगे, आज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज जो हम सीखेंगे वो है जी कि एक जो कैंडल होती है उसके बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कैंडल जो चार्ट के ऊपर हमें नजर आ रही होती है। ठीक है जी, यहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और इसके जो लेवल्स होते हैं वो चार्ट्स के ऊपर हम कैसे जो है अप्लाई करते हैं या बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे सीखेंगे प्राइस एक्शन। अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो प्राइस एक्शन होगा। इसके अंदर हम मुख्तलिफ चीजों को हम कवर करेंगे। ट्रेंड लाइंस क्या होती है, चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, और वेव्स फॉर्मेशन क्या होती है, वेव वेव फॉर्मेशन फॉरेक्स के अंदर। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा टेक्निकल एजुकेशन में वो होगा सप्लाई एंड डिमांड जोन्स क्या होते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं। ठीक है, और हाउ टू ड्रा देम, ठीक है, चार्ट के ऊपर। तो ये सारा हमारा टेक्निकल नॉलेज होगा। मेरी कोशिश होगी कि हम 4 से 5 से 6 सेशन इस पे करेंगे, 5 to 6 सेशंस। साथ साथ हम सीखेंगे भी और उसको प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। और एक सेशन हमारा जो होगा वो इसके ऊपर होगा। तो और एक टॉपिक और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। आखिरी जो टॉपिक हमारा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट, वो भी इसी में ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है जी। अच्छा, जब हम ये सारी चीजें सीख लेंगे 7 से 8 सेशंस में, तो उसके बाद हम किस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, इसका हमें फायदा क्या होगा कि ये सारा नॉलेज हमें बताएगा कि ट्रेड लेने से पहले जब हम अपने चार्ट के ऊपर ये नॉलेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो नॉलेज हमें बताएगा कि हमें बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड लेने की सही जगह कौन सी है, किस जगह से हमें बाय या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, और किस जगह पे हमें बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और हमारी जो टीपी या एसएल जो है, यानी कि थोड़े नुकसान पे अगर ट्रेड कटे तो कहाँ पे कटनी चाहिए, एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए, और टेक प्रॉफिट जो होता है टीपी वो कहाँ पे होनी चाहिए। तो ये नॉलेज हमें बताएगा। तो जब हम ये सारा कुछ, जैसे मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ में उसको प्रैक्टिस आपको करके दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर कि प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई दिस नॉलेज ऑन चार्ट। अगर आप साथ साथ वैसे वैसे खुद प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी थोड़ी, तो ये सारे सेशन अटेंड करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप रोजाना 1 to 2% प्रॉफिट आसानी से बनाना शुरू कर देंगे।
रियल ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, शायद अभी आपको समझ ना आए। जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने छोटी बात की थी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं की थी। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कैंडल जो होती है चार्ट के ऊपर, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले एक वेबसाइट आप नोट करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ www.investing.com, INVESTING, investing.com। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जितने भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स हैं उनके लाइव जो चार्ट्स होते हैं, प्राइस चार्ट्स, वो चल रहे होते हैं, उनकी स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लाइव प्राइस चार्ट्स। ठीक है जी। और इसी तरह की एक और बड़ी वेबसाइट है, वो भी मैं लिख देता हूं, ट्रेडिंग व्यू, VIEW, tradingview.com। शुरू में आपने investing.com यूज करनी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल टू यूज। जब इसमें कभी प्रॉब्लम आ जाए investing.com में, होता है बाज़ औक़ात मेंटेनेंस में चली जाती है, ठीक है, हैंग कर रही होती है कभी कभी, तो फिर आप ये वाली वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, tradingview.com। तो ये दोनों वेबसाइट्स एक जैसी हैं, बड़ी प्रोफेशनल, पूरी दुनिया के ट्रेडर सारे तकरीबन यही दो वेबसाइट्स यूज करते हैं। ठीक है जी। तो अच्छा, हम जो नॉलेज सीखेंगे और हम नॉलेज को अप्लाई जिस चार्ट पे करेंगे ना, हम investing.com के चार्ट पे करेंगे जी। investing.com के चार्ट्स के ऊपर नॉलेज को अप्लाई करेंगे, उससे आपको ज्यादा जल्दी और आसानी से समझ आएगी। तो मैं अभी ये वेबसाइट ओपन करने लगा हूं जी, investing.com। इसके ऊपर चले जाते हैं, वो शेयर करता हूं आपके साथ। गूगल के ऊपर गया मैं और www.investing.com। अच्छा, इस वेबसाइट का जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से है। ये आप देखें, इसका होम पेज ओपन हो गया। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर बहुत मटेरियल है। ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन वो कहते हैं ना, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं पहले हम उनको सीखेंगे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम जो इसका मेन पेज है, फ्रंट पेज, उसी तक रहते हैं। ये इसका जी फ्रंट पेज है। यहाँ पे आप देखें कि investing.com ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है होम पेज के ऊपर, इसके आगे इसका सर्च इंजन है। ठीक है, यहाँ पे, तो जहाँ पे इसका अपना सर्च इंजन बना हुआ है, यहाँ पे आपने किसी भी पेयर की जो है पूरी सिंबल लिखनी होती है। मिसाल के तौर पे एक पेयर है गोल्ड का, XAUUSD। ठीक है, कल का जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने पेयर्स कैसे बनते हैं बड़ी डिटेल में हमने बात की थी। ठीक है, ये मैंने एक पेयर लिखा जो है गोल्ड का, सोने का अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है, उसकी पूरी सिंबल लिख दी। नीचे देखें, उसने सर्च करके दो चीजें दे दी कि भाई ये पेयर फॉरेक्स में दो तरह के यूज होते हैं। पहला ऊपर क्या है, गोल्ड स्पॉट US डॉलर। स्पॉट का मतलब होता है रियल, हकीकी चीज, गोल्ड स्पॉट यानी रियल गोल्ड। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, गोल्ड फ्यूचर। फ्यूचर आपको पता है एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा होता है। तो हमने स्पॉट के ऊपर रहना है, रियल गोल्ड के ऊपर। ये पहले वाले पे देखे, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने अपना जो पेयर की सिंबल लिखी थी उसको क्लिक किया, तो नेक्स्ट पेज के ऊपर investing.com का
थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, तो यहाँ पे आप देखें जिस पेयर को आपने क्लिक किया था उसकी प्राइस चलना शुरू आपको नजर आ रही है। ये देखें लिखा हुआ है XAU USD गोल्ड स्पॉट US डॉलर। थोड़ा सा नीचे आप लेके आएंगे, ठीक है, तो ये देखें ये प्राइस चल रही है 1910.25। ये गोल्ड की है इस वक्त, डॉलर में 1 औंस गोल्ड की कीमत है। 1 औंस में 32 या 28.32 ग्राम होते हैं। गूगल पे चेक कर लीजिएगा कि जो गोल्ड है इंटरनेशनल मार्केट में उसका वेट ओंसेस में होता है। ठीक है, तो ये 1 औंस गोल्ड की प्राइस है 1910.24 डॉलर। ये रियल गोल्ड है जिसमें जिसकी इंटें होती हैं, जिसमें जिसे आप 999.99% प्योर गोल्ड कहते हैं, उसकी ये इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस है। देखें कितनी तेजी के साथ ऊपर नीचे हो रही है। ओके जी, थोड़ा सा नीचे आए तो इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देखें एक आपको डल सा चार्ट नजर आ रहा है। ये इस डल से चार्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देखें टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। अच्छा, किसी भी पेयर का आप चार्ट ओपन करें, किसी भी पेयर का, ठीक है, यहाँ पे सिंबल लिखें। स्टेप्स आपने यही फॉलो करने हैं कि पहला जो पेज आएगा ये डल वाले चार्ट पे आ जाना है। उसके ऊपर राइट कॉर्नर पे ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। अब मैं टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो अगले पेज पे वो जो कैंडल्स वाला चार्ट है, ग्रीन और रेड कलर की जो कैंडल जो हमने कल MT5 के चार्ट पे देखी थी, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अच्छा, एक और बात याद रखें कि investing.com का जब भी आप ओपन करेंगे तो इसके हर पेज जो ओपन होगा उसके ऊपर एक ऐड भी आएगा एक दफा। ठीक है, अभी वो देखिएगा इसके ऊपर यहाँ पे एक ऐड आ जाएगा, तो वो ऐड आपने एक दफा क्लोज करना होता है। अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो उसको क्रॉस कर दें, क्लोज कर दें, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। जब नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे अगला पेज फ्रेश नया, उसके ऊपर भी एक दफा आएगा। ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा पेज को जी स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे। अब देखिए ये टेक्निकल चार्ट हमारा ओपन हो गया है। पहले डल चार्ट था, अब उसकी जगह के ऊपर ये देखें कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया है। तो इस पेज के ऊपर देखें ये राइट साइड पे ये एक ऐड भी आ गया है। ठीक है, टीवी की स्क्रीन की तरह का, इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दें एक दफा। ठीक है, तो बस अब ये इस पेज पे ऐड दोबारा नहीं आएगा। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये देखें ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। तो अब हमारे सामने जो कैंडल्स वाला चार्ट है वो ओपन हो गया है। और अब आप देखें कि क्योंकि ये मैंने लैपटॉप के ऊपर ओपन किया है, तो कितनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको कितनी ज्यादा कैंडल्स नजर आ रही हैं। तो आप दूर तक यानी कि हंड्रेड्स ऑफ कैंडल्स आप आराम से देख सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर हमारे पास क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है, MT5 के ऊपर जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो वहां पे हमारे पास इतनी लिबर्टी नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए आपने ट्रेड बेशक आप मोबाइल के ऊपर करें, MT5 डेमो अकाउंट के ऊपर भी जो ट्रेड करें वो मोबाइल के ऊपर करें, MT5 के ऊपर, लेकिन जो नॉलेज आप आज से सीखना शुरू करेंगे उस नॉलेज को अप्लाई करने की जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो आप बड़ी स्क्रीन पे आपको करना चाहिए। चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कंप्यूटर डेस्कटॉप है, या आपके पास कोई टैबलेट वगैरह अगर घर में है तो उसके ऊपर, ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी उसके ऊपर। आगे चलते हैं जी। अब इसमें यहाँ से इसको आप जो कैंडल्स हैं इनका जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये नीचे देखें पेज के सेंटर में ये प्लस का साइन है, माइनस का साइन है। प्लस के साइन पे करेंगे तो जूम इन होता जाएगा, माइनस के उस पे क्लिक करते जाएंगे तो जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो अब आगे आप आ जाएं, ये ऊपर आप देखें इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ये टाइम स्लॉट्स दिए हुए हैं। 5 मिनट का चार्ट, 1 घंटे का चार्ट, एक दिन की कैंडल का चार्ट, 1 महीने की कैंडल का चार्ट। तो ये देखें 15 लिखा हुआ है, 15। 15 के साथ ये एरो बना हुआ है। इस एरो पे मैं गया तो ये टाइम इंटरवल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस एरो पे यानी टाइम इंटरवल वाले एरो पे क्लिक करने लगा हूं। तो मुझे यहाँ पे देखें अब जितने मिनट वाली कैंडल वाला चार्ट मैंने ओपन करना है वो सारा टाइम्स यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं सबसे पहले आज, क्योंकि हमने कैंडल्स को स्टडी करना है कि एक कैंडल के बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं, तो मैं सबसे पहले सबसे जो छोटी कैंडल है 1 मिनट वाली मैं वो ओपन करने करने लगा हूँ जी। ये देखें 1 मिनट पे मैंने क्लिक किया, तो अब आपके सामने 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट ओपन हो गया। ये पीछे
जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी क्लोज हो चुकी हैं, प्रिंट हुई हुई हैं। लाइव कैंडल ये देखें राइट मोस्ट साइड पे ये लाइव कैंडल चल रही है। इस कैंडल को आपने गौर से देखना है जो लाइव अभी चल रही है। ठीक है जी। आप सबसे पहले देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर जो टाइम है इस वक्त वो है 10:25। तो जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा, ये देखिए 10 मिनट 10:26 हो गए हैं, तो ये नई 1 मिनट वाली कैंडल शुरू हुई। अब देखें जिस जगह से ये शुरू हुई वहां से ओपनिंग पॉइंट से, शुरू के पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर हो रहा है। अब और से इसको देखें, इस कैंडल को ये लें, जितना ऊपर जाएगी ग्रीन कलर होगा। ऊपर से थोड़ा सा नीचे आई तो पीछे ये देखें एक धागा सा काले रंग का ऊपर डंडा सा रह गया सेंटर में, ये देखें। और नीचे आई तो वो धागा सा डंडा सा पीछे रह गया। इसको साया कहते हैं, शेडो या ट्रेस। ठीक है। और जब कैंडल नीचे आ रही है तो अपना ग्रीन कलर वापस लपेट रही है, सुकेड़ रही है, लेकिन वापस ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर फिर देखें पूरा ऊपर जा रहा है, ये देखें और से। अच्छा ये कैंडल शुरू हुई थी इस जगह से नीचे से। आप देखिएगा जैसे ही ये शुरू होने वाले अच्छा जी 1 मिनट पूरा हो गया। अब देखें वो कैंडल वहां पे ही रुक गई, अगली कैंडल यहां से शुरू हुई। अगली कैंडल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर नीचे जा रही है तो कलर देखें रेड हो रहा है, ये देखें। स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर गई तो कलर क्या हो गया, ग्रीन, ये देखें। तो स्टार्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का। स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आएगी तो रेड कलर होता जाएगा जितनी नीचे जाती जाएगी, जितना ऊपर जाएगी स्टार्टिंग पॉइंट से तो ग्रीन कलर होता रहेगा। और पीछे जहां से वापस पलटेगी कैंडल तो पीछे एक लाइन नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी काले रंग की सेंटर में वो लाइन छोड़ के आती है। ये देखें स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो कलर देखें ग्रीन होता जा रहा है। ठीक हो गया जी। ओके। कैंडल चाहे 1 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की, 1 घंटे की, 4 घंटे की, एक दिन की, एक महीने की, इसी पैटर्न के ऊपर चलती हैं। ठीक है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि 1 मिनट वाली कैंडल 1 मिनट में पूरी हो जाती है, 60 सेकेंड्स में। ठीक है। और जो बड़ी कैंडल्स होती हैं ज़ाहिर है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे वाली, वो अपने टाइम पे पूरी होती हैं। ठीक है जी। टाइम का फर्क होता है, बाकी जो तरीकाकार है मूव करने का कैंडल्स का वो एक जैसा है हर कैंडल का। अच्छा अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं वाइट स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो जो हमने देखा लाइव चार्ट के ऊपर कि जो कैंडल है वो एक जगह पे जब नई कैंडल शुरू हो रही थी, तो फॉर एग्जांपल यहां से शुरू हुई थी इस जगह से, तो इस पॉइंट को हम, जिस जगह से कैंडल स्टार्ट होती है नई, उस पॉइंट को हम कैंडल का ओपन पॉइंट कहते हैं, ओपन। और इसको हम शॉर्ट में ओ से लिखते हैं जी। ठीक है। अब जिस जगह से कैंडल शुरू होती है उस पॉइंट को हम ओपन ऑफ कैंडल कहते हैं। ओपन हुई है कि ये कैंडल के ओपन होने की जगह। ठीक है जी, स्टार्ट होने की जगह। अब हमने देखा कि जब प्राइस यानी कैंडल जब ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही थी, जितना ऊपर जा रही थी, ठीक है, उतना उसका कलर भी ग्रीन ऊपर बढ़ता जा रहा था इस तरीके से। ये हमने लाइव अभी एक्सपीरियंस किया है, ऐसा ही है। फर्ज करें कि ये यहां तक प्राइस गई थी, इस जगह तक। ठीक है जी। तो ग्रीन कलर यहां तक पूरा साथ गया था। अब आप देखिएगा कि फर्ज करें कि अब वापस कैंडल नीचे आ रही है, तो नीचे जब आएगी तो क्या होगा, हमने देखा कि वो ग्रीन कलर अपना साथ साथ वापस सुकेड़ रही थी। ठीक है। और जहां से वापस आई है तो हमने देखा कि सेंटर में एक काले रंग की लाइन जो है वो यहां तक ये गई थी। ठीक है। वो उसने छोड़ दी पीछे। ठीक है जी। इसी तरीके से हम फर्ज करते हैं कि ये सारा
जो ग्रीन कलर था वापस कैंडल आ गई ओपनिंग पॉइंट पे। तो अब क्या होगा कि इसकी जो एक लाइन होगी पीछे रह जाएगी काली सेंटर में, जो ये बताएगी कि ये कैंडल यहां तक गई थी ऊपर मैक्सिमम। और जैसे ही ये ओपनिंग पॉइंट से अब नीचे जाएगी कैंडल, तो ठीक है, तो इसका जो कलर होगा वो रेड नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं अभी। फर्ज करें कि ये कैंडल गई नीचे यहां तक, इस जगह तक, ठीक है, तो इसका जो रेड कलर होगा वो यहां तक ऐसे रेड जाएगा। ठीक है, अब फर्ज करें इसकी प्राइस या कैंडल वापस ऊपर आना शुरू होती है, तो क्या होगा कि इसका जो रेड कलर होगा नीचे से वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, वापस ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जहां तक ये कैंडल गई थी वहां तक पीछे सेंटर में एक काले रंग की लाइन रह जाएगी, ये। ठीक है जी, तो ये हम देख चुके हैं। अच्छा, जिस जगह के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, मिसाल के तौर पे ये यहां पे आ रही थी इस वक्त, और इस जगह के ऊपर इस कैंडल का टाइम पूरा हो गया, चाहे 1 मिनट था या 5 मिनट था, 1 घंटा था, जितना भी इस कैंडल का टाइम था, वो इस जगह के ऊपर ये कैंडल थी, तो इसका टाइम पूरा हुआ। तो जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है, खत्म होता है, उस पॉइंट पे कैंडल रुक जाती है और अगली फिर कैंडल नई शुरू हो जाती है राइट साइड पे। तो जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है उस पॉइंट को कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट या सिर्फ क्लोज ऑफ कैंडल कहते हैं, क्लोज ऑफ कैंडल। और इसको हम सी से लिखते हैं शॉर्ट में, सी। ठीक है जी। अच्छा, कोई भी कैंडल अपने टाइम में जो मैक्सिमम हाइट पे, ऊंचे पॉइंट पे जाती है, जैसे ये कैंडल यहां तक हाइट पे गई थी, तो उस हाई पॉइंट को हम कैंडल का हाई कहते हैं, हाई ऑफ कैंडल। और इसको हम एच से लिखते हैं जी, सिंपल शॉर्ट में एच से। और अपने टाइम में कैंडल जिस लो पॉइंट तक जाती है, ठीक है, ये कैंडल यहां तक आई थी लोएस्ट पॉइंट तक, तो इस पॉइंट को हम कैंडल का लो कहेंगे, लो। और इसको हम एल से लिखेंगे। तो एक कैंडल के ये मैक्सिमम 4 पॉइंट्स होते हैं, जिन 4 पॉइंट्स तक वो कैंडल जाती है। पहला पॉइंट जहां से वो कैंडल ओपन होती है, ये पहला पॉइंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो सकता है पहले वो लो पॉइंट बनाए, हो सकता है वो हाई पॉइंट बनाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट लो भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। और आखिरी जो मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये वाली कैंडल पहले लो पे आई थी नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा था इसका पॉइंट, और उसके बाद फिर ये हाई पे गई थी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और आखिर में ये कैंडल यहां पे थी जहां पे इसका टाइम पूरा हुआ, तो ये चौथा पॉइंट हो गया और आखिरी क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है जी। एक कैंडल के ज्यादा से ज्यादा ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं, ओपनिंग, और या कैंडल का ओपन जहां से नई कैंडल शुरू होती है, ओपन होने के बाद जितना वो नीचे जाएगी उसको लो पॉइंट कहेंगे, जितना वो ऊपर जाएगी उसको हाई पॉइंट कहेंगे, और जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होगा उसको हम कैंडल का क्लोजिंग या क्लोज कहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब याद रखें कि जब एक कैंडल क्लोज हो जाती है, मिसाल के तौर पे एक कैंडल, ये मैं इधर इसकी शक्ल बनाता हूं, यहां से ओपन हुई, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था। ठीक है, यहां से ये ओपनिंग पॉइंट है। ओपन होने के बाद ये कैंडल पहले नीचे आई यहां तक, जब नीचे आई थी तो इसका कलर यहां तक रेड आया था। ठीक है, लेकिन फिर यहां से ये वापस ऊपर आई, तो पीछे ये लंबा सा काले रंग का धागा रह गया नीचे की तरफ। ठीक है, इसको हम कहेंगे लो पॉइंट, यहां तक ये गई, ये लो पॉइंट है कैंडल का। और जब इसका टाइम पूरा हुआ, टाइम पूरा होने से पहले ये कैंडल यहां तक गई थी फर्ज करें, तो ये इसका हो गया ऊंचा यानी हाई पॉइंट।
लेकिन जब इसका टाइम पूरा हुआ ना, उस वक्त ये वापस नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे थी, यहां पे। तो इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ तो यहां पे ये हो गई क्लोज। अब मुझे बताएं कि ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो इसका जो कलर होगा वो क्या होगा। बल्कि आगे चलते हैं, याद रखें कि जो कैंडल क्लोज हो जाए, प्रिंट हो जाए, ठीक है, मुकम्मल हो जाए, उसका जो कलर होता है, जो आपको रंग वाला हिस्सा, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, वो रंग उसका होता है उसके ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो एरिया होता है, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो एरिया होता है, वो सारा कलरफुल होता है। अब ये कैंडल यहां से ओपन हुई और यहां पे क्लोज हुई, तो इसका जो कलर वाला हिस्सा है वो ये है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग के दरमियान जितना भी फासला है, ये सारा कलरफुल होगा। अब देखें, ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, यानी ओपन होने के बाद प्राइस, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुई ना, ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई, तो इसका जो कलर होगा वो होगा ग्रीन। अगर ओपन नीचे हो कोई कैंडल और क्लोज ऊपर हो ओपनिंग पॉइंट से, तो जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, उस फासले का कलर क्या होगा, सारे का ग्रीन, जैसे ये है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए कि कैंडल ओपन यहां पे हुई, इस जगह पे हुई ओपन, ठीक है जी, ओपन होने के बाद कैंडल फर्ज करें पहले ऊपर गई थी यहां पे, ये इसका था हाई पॉइंट, फिर वापस नीचे गई यहां पे, ये इसने बनाया लो पॉइंट, और जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये वापस आ रही थी यहां पे, इस जगह पे आके कहीं पे इसका टाइम पूरा हुआ, तो इसका ये क्लोज हो गया है यहां पे। अब ये कैंडल क्लोज हो गई है ना, इसका टाइम पूरा हो गया है, तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होगा, ये सारा रंग वाला हिस्सा होगा, इसका कलर इसका यहां पे होगा। अब इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा कि रेड होगा, रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये ओपन ऊपर हुई और क्लोज ओपनिंग पॉइंट से नीचे हुई, प्राइस नीचे जाके क्लोज हुई। तो ऐसी सूरत में जिस कैंडल में प्राइस नीचे जाके क्लोज हो, तो उस कैंडल का जो कलर होता है ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का, वो रेड होगा। जो ये बता रही है कि भाई ओपन ऊपर हुई थी प्राइस, क्लोज नीचे जाके हुई है, ठीक है जी। बाकी जहां तक ऊपर गई थी, ये ऊपर डंडा सा है, धागा सा, हाई पॉइंट है, और ये लो पॉइंट है। ये बात क्लियर हो गई जी यहां तक। अच्छा, आगे एक और बात, कि जो याद रखें कि जो कैंडल का ओपनिंग पॉइंट से लेके, ठीक है, जैसे ये ओपनिंग पॉइंट है, ओपनिंग पॉइंट से लेके जो क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है ना, या हिस्सा होता है, इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। ये है जी बॉडी ऑफ कैंडल। और वो बॉडी जो है वो कलरफुल होती है। किस कैंडल की बात कर रहे हैं? जो क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है, टाइम खत्म हो चुका है, जिसका प्रिंट हो चुकी है, अब उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी, ठीक है ना। जो लाइफ चल रही होती है वो तो चेंज करती रहती है ना अपनी शक्ल, कलर। तो किसी भी कैंडल का, क्लोज्ड कैंडल का जो आपको कलर वाला हिस्सा नजर आ रहा होता है, रेड का या ग्रीन का, वो बेसिकली उस कैंडल की बॉडी होती है। ये यहां से लेके यहां तक, ये है कैंडल की सारी बॉडी। ठीक हो गया जी। और याद रखें कि जो कैंडल का बॉडी के ऊपर ये धागा सा जो आपको नजर आ रहा होता है, ये, मैं अगले पेज के ऊपर आ जाता हूं थोड़ा सा क्लियर, ताकि ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक कैंडल में यहां पे बनाता हूं जी जल्दी से, मिसाल के तौर पे ये कैंडल है,
ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है, और ये इसका हाई पॉइंट है। तो इस कैंडल ये क्लोज हो चुकी है, इसका कलर होगा, ऊपर नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, तो इसका कलर होगा ग्रीन बॉडी का। ठीक है जी। इस कैंडल की ओपनिंग पॉइंट से लेके और क्लोजिंग पॉइंट तक, यहां से लेके यहां तक, ये तो होगी बॉडी, ये सारी, ये इसकी होगी बॉडी। कलरफुल हिस्सा जो होता है वो कैंडल की बॉडी कहलाता है। बॉडी के ऊपर ये जो धागा सा होता है ना, ये वाला, ये ये यहां से लेके और यहां तक, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ये धागा सा जो है बॉडी से ऊपर वाला, इसको हम कहते हैं शैडो। शैडो का मतलब साया, शैडो ऑफ कैंडल। इसका दूसरा नाम है, साया भी कह सकते हैं, और इसको विक भी कहते हैं, या इसको विक कह ले, WIC विक। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर बॉडी के नीचे जो ये ये जो धागा सा है नीचे, ठीक है, इसको भी हम यही कहेंगे, शैडो या विक कैंडल की। अब बॉडी से जो ऊपर है उसको हम अपर लगा लेंगे, ऊपर वाला, अपर शैडो और अपर विक ऑफ कैंडल। बॉडी से अगर नीचे वाला ये विक है धागा सा, तो इसको हम लोअर लगा लेते हैं पीछे, कि ये कैंडल की लोअर शैडो है या लोअर विक है। ठीक है जी। अच्छा, याद रखें कि ये जो विकें हैं ना, जो कैंडल की ऊपर वाली, ये वाली, और जो नीचे वाली विक है या शैडो है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है। क्या? इसको हम रिजेक्शन एरिया कहते हैं, रिजेक्शन एरिया। इसी तरीके से ये भी नीचे रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। शैडो या विक के साथ साथ इसका तीसरा नाम है रिजेक्शन एरिया। अगर बॉडी से ऊपर है तो अपर रिजेक्शन एरिया, बॉडी से नीचे है तो लोअर रिजेक्शन एरिया। ये रिजेक्शन एरिया क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पे कैंडल, आप देखें, ये ओपन हुई थी इस जगह पे, पहले ओपन होने के बाद ये नीचे आई थी। जब नीचे आई थी ना, तो नीचे इसलिए आई थी कि सेलर ज्यादा थे ना, सेल करने वाले ज्यादा थे, तब प्राइस नीचे गिर रही थी। फिर क्या हुआ कि यहां से इस लो पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी ये। क्यों? क्योंकि यहां से एकदम से बायर, जो बाय के ऑर्डर लगाने वाले लोग थे, वो एकदम से ज्यादा हुए, तो प्राइस यहां से उल्टे पांव वापस भागी, रिजेक्ट होके। नीचे जाते हुए सेलर ज्यादा थे, ऊपर जाते हुए फिर बायर ज्यादा थे। ठीक है, इसीलिए प्राइस वापस भागी। तो ये नीचे वाला रिजेक्शन का एरिया है, कि प्राइस आई तो थी नीचे यहां तक, लेकिन फिर वापस रिजेक्ट भी हुई और वापस भागी उल्टे पांव, रिट्रेस भी हो गई। लोअर रिजेक्शन को हम रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, वापस पलटना। रिजेक्शन की जगह आप रिट्रेसमेंट भी लिख सकते हैं, रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से ऊपर, पहले जब ये हाई पॉइंट तक जब प्राइस गई थी, तो पहले ऊपर गई थी ऐसे, क्योंकि बायर ज्यादा थे, यहां तक ऊपर गई। लेकिन एकदम फिर क्या हुआ, यहां से सेलर ज्यादा हो गए, सेल के लोगों ने ज्यादा होगी तादाद, तो प्राइस फिर नीचे आई। तो जब टाइम क्लोज हुआ तो यहाँ पे ये ट्रेड क्लोज हो गई। ये बात क्लियर हो गई जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके जी। तो आज अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, कि याद रखें कि ये तो हो गए बॉडी पार्ट्स ऑफ कैंडल, कि एक कैंडल के चार पॉइंट्स होते हैं, एक जगह जिस पे ओपन होती है, जिस जगह पे लो, फिर हाई और फिर क्लोज। विक्स क्या होती हैं? ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, जिसको शैडो भी कहते हैं।
विक्स जो ऊपर वाली है उसको रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट ऊपर वाली कहते हैं, और नीचे वाली विक को नीचे वाली लोअर रिजेक्शन या लोअर रिट्रेसमेंट का एरिया भी कहते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। आगे आते हैं जी जल्दी से। एक और जो टेक्निकल नॉलेज हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। तो सिंपल है जी, अगर उर्दू में इसका मतलब लेना स्पोर्ट का तो मतलब है रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब अगर उर्दू में देखेंगे तो वो भी रुकावट है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये रुकावट स्पोर्ट ऐसी रुकावट है, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, नीचे जाने की कोशिश करती है, उसको स्पोर्ट कहते हैं। ऊपर से कोई कैंडल नीचे गिर रही है, कैंडल की जगह कोई भी चीज, पत्थर है, कोई भी चीज है, गिर रही है नीचे, तो रास्ते में नीचे जाने से उसको जो रुकावट रोकने की कोशिश करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से रेजिस्टेंस कौन सी रुकावट है, कि ऐसी रुकावट जो कैंडल्स, क्योंकि हम फॉरेक्स में चार्ट के ऊपर सिर्फ कैंडल्स की बात करते हैं, कैंडल्स का मतलब प्राइस, कैंडल ऊपर जाती का मतलब क्या है, कीमत ऊपर जा रही है उस पेयर की, कीमत, कैंडल नीचे जाने का मतलब क्या हुआ कि कीमत नीचे जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, जरूरी नहीं कामयाब हो रोकने में, बाज औकात रोक भी लेती है, कामयाब हो जाती है, बाज औकात कामयाब नहीं होती, तो कोशिश जरूर करती है। ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसको हम क्या कहते हैं जी, रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉरेक्स में उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को जाने की कोशिश नीचे जाने से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है, उसे हम स्पोर्ट कहते हैं। क्लियर हो गया जी, सिंपल। अब मिसाल के तौर पे ऊपर से कैंडल्स आ रही हैं नीचे, ये कैंडल है, नीचे जा रही है, फर्ज करें ये कैंडल इस जगह से नीचे नहीं जा पाती, यहां से वापस ऊपर चली जाती है ऐसे, तो मुझे बताएं कि ये जो जगह है यहां पे, इस जगह पे ऐसी क्या खास बात है कि ये कैंडल जो थी रेड वाली इस जगह से नीचे नहीं जा सकी। कोई तो खास बात होगी ना, जैसे यहां से प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही थी, ये देखें, यहां से शुरू हुई, नीचे 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 नीचे, तो यहां पे भी नहीं रुकना चाहिए था ना इसको, और नीचे जाते रहना चाहिए था। तो कोई ना कोई तो ऐसी चीज थी जो हमें नजर नहीं आ रही चार्ट के ऊपर, लेकिन यहां पे इस जगह को हम फर्ज कर लेंगे कि यहां पे सपोर्ट है जी, कोई ऐसी रुकावट है जिसने इस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की और कामयाब हो गई, और प्राइस जो देखें कैंडल वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। इसी तरीके से फर्ज करें कि ये कैंडल्स ऊपर जाती है और इस जगह से ऊपर नहीं जा पाती, तो क्या होगा, अगर नहीं जाएगी तो यहां से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि ये जो जगह थी ना यहां पे, ये ऐसी जगह थी कि इसने कैंडल को ऊपर जाने से रोक दिया, कामयाब हो गई रोकने में, तो इसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक हो गया। अब फर्ज किया कीमत वापस नीचे आई, अगर ये बिल्कुल जहां पे पहले रुकी थी कीमत, यहां पे ही आके कैंडल रुक जाती है, यहां से नीचे नहीं जा पाती, फर्ज करें यहां से वापस ऊपर चली जाती है ऐसे, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पिछला जो सपोर्ट थी ना ये वाली, इसी ने कैंडल को मजीद आगे नीचे जाने से रोक दिया एक दफा फिर,
तो यही सपोर्ट यहाँ पे भी सपोर्ट है, कामयाब होगी। इसी तरीके से ये कैंडल वापस ऊपर जाती है यहां से, और जहां पे पहले रेजिस्टेंस थी, अगर उसी के सामने बिल्कुल जाके कैंडल रुक जाती है, ऊपर नहीं जा पाती, और वहां से फिर नीचे आ जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे थी, उसी ने इस अगली कैंडल को भी यहां से ऊपर जाने से रोक दिया। तो वही रेजिस्टेंस यहां पे थी, यहां पे भी रेजिस्टेंस है, देखें। तो सिंपल समझ आ गई आपको बात की कि हम चार्ट के ऊपर फॉरेक्स में जहां पे एक दफा या एक से ज्यादा दफा जिस पॉइंट से कैंडल नीचे जाने से रुक गई हो, उस पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं। इसी तरीके से जब कैंडल नीचे से ऊपर जाती है एक जगह पे या एक से ज्यादा जगहों के ऊपर, अगर ऊपर जाने से कैंडल रुक जाए, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रुकावट कहते हैं। और वो जरूरी नहीं है कि वो यहां पे ही, यहां तक ही महदूद हो सकता है कि यही रेजिस्टेंस आगे भी काम करे ऐसे, जब कभी कैंडल ऊपर आए या नीचे, जो सपोर्ट का लेवल है अगर हम इसको आगे बढ़ा लें ऐसे, ठीक है। तो जिस तरीके से यहां पे दो जगहों पे सपोर्ट ने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया, हो सकता है कि तीसरी जगह दफा ऊपर से कैंडल आए तो सपोर्ट का लेवल इसको रोकने की कोशिश करे, हो सकता है कामयाब हो जाए, हो सकता है इसको तोड़ के नीचे चली जाए। तो हम कहेंगे सपोर्ट का लेवल टूट गया है जी, कैंडल नीचे चली गई है, अब नहीं रोक सकी, दो दफा रोकी, तीसरी दफा नहीं कामयाब हुई। इसी तरीके से जब यहां से फर्ज करें रुक गई थी, ऊपर जाए कैंडल्स, ठीक है, तो दो दफा तो रेजिस्टेंस ने रोका था, हो सकता है अब ना रोक सके, कैंडल इसको तोड़ के ऊपर चली जाए। हम कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस अब टूट गई है, दो दफा तो इसने रोका था कैंडल को ऊपर जाने से, लेकिन तीसरी दफा नहीं रोक सकी। तो कभी रोकेगी, कभी नहीं रोक सकेगी। नीचे जाते हुए जो रुकावट कैंडल को रोकने की कोशिश करती है, कभी कामयाब होती है, कभी नहीं, उसको सपोर्ट कहते हैं। ऊपर जाने से जो रोकने की कोशिश करे, कभी रोक सके कभी ना रोक सके, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब आते हैं जी जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर। तो लाइव चार्ट के ऊपर यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे बनाएंगे, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये 1 मिनट का चार्ट था। इसके लिए जरूरी है कि कम से कम आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करें। कम से कम आप 4 घंटे का चार्ट ओपन करें, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने के लिए कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करना जरूरी है। अब आप देखें, थोड़ा सा ज्यादा कैंडल्स को लेके आए, ठीक है जी, अपने चार्ट के ऊपर इतना। आप देखें कि ये जगह ऐसी है कि यहां से ऊपर से ये वाली जगह देखें कि इस जगह से नीचे कैंडल्स नहीं जा सकी। तो ये जगह क्या है, सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। ये देखिए, ये जगह है, इससे ऊपर कैंडल्स नहीं जा सकी, ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। ये जगह है, इससे ऊपर कैंडल्स नहीं जा सकी, ज्यादा कैंडल्स रुक गई, ये भी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। अब ये जगह जो है देखें, ये ऊपर से नीचे आई थी, ये जगह, इससे कैंडल्स एक से ज्यादा देखें रुकी और फिर ऊपर चली गई, तो ये सपोर्ट का किरदार अदा किया इसने। इसी तरीके से ये वाला भी देखें, सपोर्ट का किरदार अदा हो रहा है, यहाँ पे रुकावट है नीचे जाते हुए, और यहां से देखें ये ऊपर नहीं जा पा रही, कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रुकावट है, ठीक है। ये भी रुकावट है, ये भी रुकावट है। ये नीचे देखें, सपोर्ट है, यहां से ये नीचे जाने से रोक रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको चार्ट के ऊपर किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ये आप देखिएगा जरा, बड़ा सिंपल है जी। ये बड़ा सिंपल नॉलेज है, पहला जो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप इस तरह करें कि यहां से आप देखें, ये लेफ्ट साइड पे ये सारा टूल्स आपको नजर आ रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के। आपने क्या करना होता है कि आपने ये जो कलम आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ब्रश कहते हैं इसको, इसके ऊपर क्लिक करना होता है, ये एरो के ऊपर। तो ये नीचे ब्रश के नीचे देखें, ये रेक्टेंगल लिखा हुआ आ गया, रेक्टेंगल पे क्लिक करें। रेक्टेंगल पे आपने क्लिक किया तो वो ये एक छोटी पट्टी सी आ गई है, जिसको पकड़ के मैं देखें ये नीचे लेके आ रहा हूं, ठीक है।
वो पूछ रहा है आपसे कि अच्छा पहले खाली जगह पे आए, अब ड्रैग करके माउस को, ठीक है, ये आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये कलर वाला पट्टी बनना शुरू हो जाएगी। आप इस कलर की, इस पट्टी का कलर जो है यहाँ पे डब्बे पे कलर आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। आप ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने ये ब्लैक कलर कर लिया पट्टी का। इस पट्टी की आप जो साइडों से पकड़ के ना इसकी मोटाई और लंबाई छोटी और बड़ी कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने ये लेवल बनाना है एक, जहां से कैंडल्स ऊपर नहीं जा पाई, वहां पे आपने इसको रख लेना है। ये कैंडल्स का देखें, ये हाई पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर दिए आपने, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी जी, ठीक है। इसी तरीके से लाइव कैंडल तो ये चल रही है ना। अच्छा अब आप देखिएगा कि जो मैंने रखा है ना, इसी को क्लिक करें लेवल को, ये पट्टी आ गई, ये देखें डुप्लीकेट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करें और क्लोन पे क्लिक कर लें, तो ये ऊपर एक डुप्लीकेट बन गया है लेवल। ऊपर जो बना है उसको पकड़ के आप नीचे ले आए, तो आप देखें यहाँ पे ये एक स्पोर्ट का लेवल है इस जगह पे, ठीक है। और इसी लेवल को पीछे सीध में लेके आएंगे तो आप देखें ये इसने यहाँ पे भी रोका हुआ है नीचे जाने से कैंडल्स को। तो इस तरीके से आपने ये लेवल्स बनाने होते हैं स्पोर्ट के, जहां पे कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही हैं, और इसी तरीके से रेजिस्टेंस के, जहां पे कैंडल्स ऊपर जाने से एक या एक से ज्यादा दफा रुकी हैं। अब ये ऊपर जो डुप्लीकेट मैंने किया है उसको देखें, यहाँ पे रख लेता हूं मैं, ये देखें इस जगह पे ये लेवल, ये कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से इसने रोक दिया इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, पीछे आ जाए, यहाँ पे नीचे इसको ऊपर वाले को मैं क्लिक करता हूं और फिर क्लोन करता हूं, तो ये ऊपर से पकड़ के मैं नीचे ले आया। जो लाइव कैंडल है देखें, ये जो चल रही है, ये फिलहाल इस ये स्पोर्ट का लेवल है जो इनको नीचे से जाने से बार बार रोक रहा है, ठीक है, ये वाला। तो माजी में देखें, इसी को पकड़ के पीछे करें, इसने यहाँ पे भी कैंडल को, ये पीछे देखें कि रोका हुआ है, और नीचे जाने से भी और ऊपर जाने से भी। अच्छा एक चीज आप नोट करें कि ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं, यही लेवल्स अच्छा ये पीछे अगर मैं करूंगा तो ये देखें यहाँ पे भी इसने रोका हुआ है इसको, ठीक है। अच्छा ये जो लेवल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला दूसरा जो है, यहां पे आप देखें ये कैंडल ऊपर से नीचे आई थी, इस लेवल ने सपोर्ट का किरदार अदा किया था, यानी कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया, फिर वापस ऊपर गई, तो ये लेवल था रेजिस्टेंस का, इसने ऊपर जाने से रोका, फिर वापस कैंडल्स नीचे आई। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ये सपोर्ट का लेवल टूट गया, ये लेवल कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ, ये देखें कैंडल तोड़ के नीचे चली गई है और क्लोज भी नीचे हो गई। अब यही लेवल जो सपोर्ट का था, जब कैंडल एक दफा नीचे चली गई, वही कैंडल वापस ऊपर आ रही है, तो वही सपोर्ट का लेवल अब रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है। अब कैंडल्स को देखें, यही लेवल जो पहले कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा था, अब वही लेवल जब कैंडल नीचे चली गई वापस आ रही है तो रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा है, ऊपर आने से रोक रहा है। तो याद रखें कि ये जो लेवल्स हैं, एक वक्त में ये कैंडल को नीचे जाने से रोक रहे होते हैं, आगे चल के जब कैंडल उनको तोड़ के नीचे चली जाती है तो वही लेवल फिर उनको उनके लिए रेजिस्टेंस का भी किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो स्पोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट्स आगे चल के। तो ये लेवल वही रहते हैं, किरदार बदलता रहता है। मेरी बात समझ गए? तो आज जी आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इस तरीके से 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है, फिर आपने ये रेक्टेंगल पकड़ के इधर से, और ऐसे पॉइंट्स जहां पे बार बार कैंडल्स उस एक जगह को तोड़ के ऊपर या नीचे ना जा सकें, उन कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करना है लेवल से, ठीक है। और इस तरह से लेवल बनाने हैं आपने, ये देखें, ठीक है ना। और कोशिश करें कि लेवल्स की मोटाई कम से कम रखें, बारीक से बारीक, और एवरेज अंदाजे से फिर आप उस लेवल को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो ये बड़ी जबरदस्त जगह होगी इस बारीक लेवल के लिए, हाई पॉइंट्स कितने टच हो गए, ठीक है। तो ये आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की प्रैक्टिस करनी है जी अपने चार्ट्स के ऊपर। जल्दी से मैं आप देखें, ये लाइव कैंडल है, इसके नीचे जो सपोर्ट का लेवल होगा वो कहाँ पे बनेगा। एक और बनाता हूँ, ये डुप्लीकेट मैं नीचे पकड़ के ले आया, ये देखें ये वाला, ये ये देखें ये कैंडल इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, ये कैंडल्स कितनी सारी इस जगह से नहीं जा सकी नीचे।
अब अगर ये कैंडल इस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे आती है तो अगला लेवल बड़ा सपोर्ट का ये होगा हमारा, जो इसको नीचे जाने की से रोकने की कोशिश करेगा। अगर इसको भी तोड़ के नीचे जाती है तो इससे भी जो निचला लेवल होगा सपोर्ट का, जो इस कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, वो कहाँ पे होगा? वो होगा जी ये आखिर में, ये देखें, ये आप जगह देखें, ये वाली कितनी कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका यहाँ पे। तो इस तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि जब कभी कैंडल यहां से नीचे जाएगी, पहले ये लेवल सपोर्ट का रोकने की कोशिश करेगा, जैसे माजी में रोका ऊपर जाने से नीचे जाने से। फिर अगर इसको तोड़ के नीचे गई तो अगला सपोर्ट का लेवल ये इसको रोकने की कोशिश करेगा। इसको भी तोड़ के नीचे गई तो फिर उससे अगला आखिरी लेवल ये वाला है। मेरी बात समझ गई? जैसे देखे ना, कितनी ऊपर से कैंडल्स गई थी ऊपर, कितने सपोर्ट्स के लेवल को तोड़ा था, लेकिन इसको तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी। तो इस तरह से आपने अपने चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ, कम से कम लाइव जो कैंडल चल रही है उससे के ऊपर भी 3 से 4 रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं, और उसके कैंडल के नीचे भी आपने 3 से 4 कम से कम सपोर्ट के लेवल्स बनाने हैं। तो इनको हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। टाइम 1 घंटा हो गया है जी हमें तकरीबन। यहाँ पे मैं आज का सेशन बंद कर रहा हूँ जी, रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ। अब आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आज के सेशन के हवाले से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के किरदार के या लेवल्स के हवाले से, या कैंडल्स के बॉडी पार्ट्स के हवाले से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना माइक ओपन करके। जी।